हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के मेंस के लिए राजभाषा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले राजभाषा सामान्य परिचय, इसके बारे में बात करते हैं। राजभाषा का अर्थ देश के शासकीय परियोजनों, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा है। इसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। भाग 17 में राजभाषा, अध्याय 1 में संघ की भाषा, 343 एक संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब बात करते हैं राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग के लिए हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयोग के लिए राज्य की राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं, जो कि आईबीपीएस एसओ राजभाषा मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति, राष्ट्रपति महोदय के आदेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 346 राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध के संबंध में है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 349 में राजभाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, जिसमें दो उपखंड उपबंध भी हैं। अनुच्छेद 350 का, जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के संबंध में है। दूसरा उपबंध 350 ख अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त विशेष अधिकार के संबंध में है। अनुच्छेद 351 जिसमें संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का
प्रचार प्रसार एवं उत्थान करे, इससे संबंधित अनुच्छेद 351 है। अब बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। राजभाषा अधिनियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो धाराएं हैं, इससे क्वेश्चंस आईबीपीएस एसओ मेंस राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली धारा के बारे में बात करते हैं। 1963 की धारा एक संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित है। इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 को यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। अधिनियम की धारा 3 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त होगी। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 3 जो कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है और इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धारा 3 में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है वो है धारा 3(3). इसमें उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही में संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। मतलब धारा 3(3) में जो 14 दस्तावेज हैं, वो पूर्ण रूप से हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने के संबंध में इस धारा में बात की गई है। तो चलो अगली धारा देखते हैं। धारा 4 में राजभाषा के संबंध में समिति के बारे में बताया गया है। जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होगी, उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे। यह समिति अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत करेगी। धारा 5 में केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद से संबंधित है। नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्रों में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। धारा 6 कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद से संबंधित है। धारा 7 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य भाषा का वैकल्पिक प्रयोग के बारे में बताया गया है। धारा 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। धारा 8 में नियम बनाने की शक्ति है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। धारा 9 कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर पर लागू न होना। इसमें धारा 6 और धारा 7 जो कि धारा 6 और धारा 7 के बारे में बताया गया है कि उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे, ये धारा 9 कहती है। तो चलो आगे देखते हैं। राजभाषा नियम आईबीपीएस एसओ मेंस में राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नियम्स हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे नियम 1
में कहा गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत पर है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। नियम 2 में राजभाषा नियम से संबंधित सभी परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के कार्यालय से केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोग, समिति या अधिकरण, कोई कार्यालय अभिप्रेरित है। कर्मचारी से केंद्र सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है। अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेरित हैं। इसमें सभी परिभाषाएं दी गई हैं जो नियम 1976 में जितने नियम 12 है उनसे रिलेटेड। दूसरी चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो इसमें भाषा के आधार पे राज्यों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, जो कि हैं क्षेत्र का। क्षेत्र का में आने वाले राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र हैं जो क्षेत्र का के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र खा में वो राज्य आते हैं जो जिनकी अपनी मातृभाषा है और वो हिंदी भी जानते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र खा के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र गांव में उपरोक्त राज्यों को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं वो सभी क्षेत्र गांव में आते हैं। आगे राजभाषा नियम 1976 के नियम 3 में राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि के संबंध में बताया गया है। जैसे क्षेत्र का में असाधारण दशाओं को छोड़कर पत्र आदि हिंदी में होंगे। क्षेत्र खा में पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में होंगे और अंग्रेजी में होने की स्थिति में उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। क्षेत्र गा में पत्र आदि अंग्रेजी में होंगे। नियम 4 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। क्षेत्र काम में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे। नियम 5 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने के बारे में बताया गया है और इससे एक क्वेश्चन आना बनता है। इसमें बताया गया है नियत नियम 3 और नियम 4 जो कि ये दोनों हैं में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। मतलब जो हिंदी में प्राप्त पत्र होते हैं उनका उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाना है। नियम 6 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग बताया गया है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में जो 14 दस्तावेजों की बात की गई है उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले का दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए गए हैं। मतलब द्विभाषी तैयार किए जाने हैं और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले का दायित्व होगा कि वह ये सुनिश्चित कर ले कि ये द्विभाषी है या नहीं। नियम 7 में आवेदन, अभ्यावेदन आदि के बारे में बात की गई है।
कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। हिंदी में लिखे ह- हस्ताक्षरित अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। नियम 8, इसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना है। केंद्रीय सरकार का कर्मचारी जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं। तथा कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, यह विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा। जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा कि ये दस्तावेज टेक्निकल है या नहीं। अब नियम 9 की बात करते हैं, हिंदी में प्रवीणता। ये नियम 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में प्रवीणता के बारे में बताया गया है। तो यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक, 10वीं या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली हो, या वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसे हिंदी में प्रवीण समझा जाएगा। मतलब हिंदी में प्रवीण उस कर्मचारी को समझा जाएगा जिसने 10वीं में या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से पास कर ली है, या उसने प्रारूप में लिखित रूप में घोषणा की है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। अब नियम 10 के बारे में बात करते हैं, जो है नियम हिंदी का कार्य साधक ज्ञान से संबंधित। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली हो, या वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब किसी कर्मचारी ने 10वीं या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। और ऐसे 80% कर्मचारी कार्यालय में यदि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो यह माना जाएगा कि उस कार्यालय के कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। ये 10 ये नियम 10 के उपबंध 2 में कहा गया है। इसके उपनियम 3 में केंद्र सरकार का कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। नियम 10 का 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है, केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। मतलब केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे 80% कर्मचारी जो किसी कार्यालय में है, उन्होंने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसे कार्यालयों का नाम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अब नियम 11 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि द्विभाषी रूप से जारी करने के संबंध में बताया गया है। जैसे केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइकोक्लास्ट किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी में और अंग्रेजी में होंगे। नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएगी। अब नियम 12 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदी के अनुपालन का दायित्व किसका होगा, उसके
बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम 2 के तहत जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रभावकारी जांच के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मतलब जो कार्यालय प्रधान होगा उसका दायित्व होगा कि अपने कार्यालय में यह सुनिश्चित करे कि हिंदी का अनुपालन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, राजभाषा संकल्प, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। राजभाषा संकल्प 1968 भारत सरकार द्वारा संसद में राजभाषा विधेयक के साथ साथ राजभाषा नीति से संबंधित एक संकल्प भी प्रस्तुत किया गया, जिसे संसद ने विधेयक के साथ ही पारित किया। विधेयक के साथ संकल्प का अत्यधिक महत्व है। अब संकल्प के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार है, जैसे भारत सरकार प्रतिवर्ष एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी। ठीक है। सभी राज्य सरकारों के सहयोग से संविधान की अष्टम अनुसूची की सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। शिक्षा कार्यक्रम में त्रिभाषी सूत्र लागू किया जाए। संघ की सेवाओं जैसे ऐसे पद जिनमें केवल हिंदी एवं केवल अंग्रेजी का उच्च स्तरीय ज्ञान अपेक्षित ना हो को छोड़कर में भर्ती के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान होना आवश्यक है। अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं तथा अंग्रेजी की वैकल्पिक अनुमति होगी। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति। अब इस समिति के बारे में राजभाषा अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है। इसमें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक स्थायी संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है। इस समिति में संसद के कुल 30 सदस्य हैं, लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। इस समिति को 3 उप समितियों में बांटा गया है। ये उप समितियां हैं, उप समिति 1 जो रक्षा, विदेश, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार के लिए है। उप समिति 2 रेल, संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि के लिए है। उप समिति 3 इसमें वित्तीय, सार्वजनिक बैंक, वाणिज्य संस्थाएं आदि आते हैं। सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण तीसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। उप समिति 3 के द्वारा सार्वजनिक बैंकों का निरीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं हिंदी शिक्षण योजनाएं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 1955 से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब हिंदी शिक्षण योजना केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम हैं प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। अब इनकी सूची नीचे दी गई है। प्रबोध, इसकी कार्य अवधि 25 पूर्ण कार्य दिवस है और यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। प्रवीण, इसकी अवधि 20 कार्य दिवस की है और यह माध्यमिक स्तर का है। प्राज्ञ, इसकी अवधि 15 पूर्ण कार्य दिवस की है और यह उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो हैं और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। पारंगत, पारंगत पाठ्यक्रम की अवधि 20 पूर्ण कार्य दिवस है और इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनके संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, उद्यमों, अभिकरणों, निगमों तथा
राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। तो आगे है ये लीला ऐप है। लीला की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि है लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लीला के माध्यम से सेल्फ लर्निंग मतलब स्व शिक्षण से हिंदी सीखी जा सकती है। लीला हिंदी प्रभा हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए हिंदी लीला हिंदी प्रभा पाठ्यक्रम गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग भारत सरकार की पहल पर सीडेक पुणे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 14 भारतीय भाषाओं में डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन में यह उपलब्ध है और इसमें अलग अलग विधाओं के 20 पाठ हैं। अब है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, जो कि राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार है। राजभाषा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। संस्थाओं के तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर राजभाषा नीति में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों संस्थानों के मुख्यालयों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। एक है 800 तक तथा दूसरी 800 से अधिक स्टाफ सदस्य वाले मुख्यालयों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अब है राजभाषा गौरव पुरस्कार। केंद्र सरकार के स्टाफ कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित मतलब रिटायरमेंट जिनका हो गया उनको मिलाकर को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब उनके जो वो लेख लिखते हैं उनके लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशियों के 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे प्रथम पुरस्कार जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए है वो है 20,000 रुपये और जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए है वो है 25,000 रुपये। द्वितीय पुरस्कार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए 18,000 रुपये और हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए 22,000 रुपये। तृतीय पुरस्कार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये और हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए 20,000 रुपये है। आगे चलते हैं। अब जो है ये है वार्षिक कार्यक्रम। ये गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। इसमें ये जो है हिंदी में कामकाज को लेके एक मानदंड तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि राजभाषा से संबंधित कितने प्रतिशत काम करना है। तो इसमें है हिंदी में मूल पत्राचार। जो हिंदी में मूल पत्राचार है वो का क्षेत्र में 100% होना चाहिए, खा क्षेत्र में 90% होना चाहिए और गा क्षेत्र में 55% तक होना चाहिए। अब हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना ये तो 100% होना चाहिए, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। हिंदी में टिप्पण का क्षेत्र में 75%, खा में 50% और गा में 30% होना चाहिए। हिंदी माध्यम में प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें 70% का क्षेत्र में, खा क्षेत्र में 60% और गा क्षेत्र में 30%। ऐसे ही ये सभी मानदंड है जिनको आपको पढ़ना है। ये राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। नराकास। नराकास का पूर्ण नाम है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसका गठन गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है। देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं, उनमें नराकास का गठन किया जाता है। कार्यालयों की संख्या अधिक होने पर बैंकों एवं उपक्रमों के लिए अलग अलग नराकास का गठन किया जाता है।
नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों के प्रशासनिक कार्यालय इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से या किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ कार्यालय के प्रभारी राजभाषा को उसकी सहमति से समिति का सदस्य सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य सचिव द्वारा किए जाते हैं। नराकास का अध्यक्ष गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों की वर्ष में 2 बार बैठकें आयोजित की जाती हैं। सदस्य कार्यालयों द्वारा हिंदी की छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं। कंठस्थ, ये स्मृति आधारित एक अनुवाद सॉफ्टवेयर है। इसमें ट्रांसलेशन मेमोरी पर आधारित यह सिस्टम सीडेक की सहायता से भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में 100% तक सटीक अनुवाद संभव है। ट्रांसलेशन मेमोरी वस्तुतः एक डेटाबेस है जिसमें स्रोत भाषा सोर्स लैंग्वेज के वाक्यों को एवं उसको टारगेटेड लैंग्वेज लक्षित भाषा में उन वाक्यों में अनुवादित रूप को एक साथ रखा जाता है। तो इससे भी पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन की कंठस्थ क्या है, तो उसमें ऑप्शन हो सकते हैं कि स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर, या और 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 भाषाएं आपको दे रखी होंगी, उसमें से 3 जो इसमें से होंगी और एक दूसरी भाषा हो सकती है। तो ऑप्शन में वो भाषा को आप अलग कर दीजिएगा क्योंकि वही आंसर होगी। तो ये 22 भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं, इनको आपको याद कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप उससे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और मैं आगे और भी राजभाषा से संबंधित और जो बैंकिंग शब्दावली है और ट्रांसलेशन से संबंधित वीडियो लाने वाला हूं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।